गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे, है ना। तो भाई साहब, अब हम लोगों का जो अदर चैप्टर्स थे, दैट इज फाइनेंशियल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स और लीगल एंड अदर अफेयर्स, वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, वो आप लोगों को मिल भी गया होगा। अब हम लोग हमारे लास्ट चैप्टर, ऐसे तो वही फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन हम क्योंकि इसको लास्ट में पढ़ रहे हैं, तो हमारे लास्ट चैप्टर दैट इज इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स हम क्या करेंगे, अभी स्टडी करेंगे। यानी जो भी इंटरनेशनल चीज और नेशनल अफेयर्स है, वो सारी चीजें हमको इसके अंदर क्या करनी है, एक एक करके पढ़नी है। सर इन्हें क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत तो कुछ बताओ हमको ये चैप्टर के बारे में। भाई साहब देखो, सबसे पहले जो हमको मेन चीज इसके अंदर पढ़नी है, सबसे पहले जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में। सर इंटरनेशनल बॉडीज बोले तो ये बेसिकली कुछ बॉडीज है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, समझ में आई बात। यानी कुछ कंट्रीज ने मिलके ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करी है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है। जैसे आईएमएफ हो गया, एशियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, G20 हो गया, बिम्स्टेक हो गया, है ना। तो ये जो इंटरनेशनल बॉडीज है, इनके बारे में एक एक करके स्टडी करना है हमको। आफ्टर दैट हमारी कंट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके बारे में स्टडी करना है, और कुछ और भी चीजें हैं जो हम इसके अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मतलब बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये कुछ अलग अलग पार्ट्स में क्या है, बटा हुआ है। पहले यहाँ पे इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में हमको पढ़ना है, उसके बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, और ऐसे दो चार और इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर जो मेंशन्ड है, वो भी हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके पहले, फिर आगे बात करते जाएंगे। ठीक है भाई साहब, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज आईएमएफ के बारे में। सर ये आईएमएफ नाम तो सुना है सर, हमने कहीं तो भी सुना है, पर फुल फॉर्म नहीं मालूम। सर ये वही है ना, इंडियन मॉनिटरी फंड ना, लायक इंडियन मॉनिटरी फंड नहीं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, है ना। ये आईएमएफ जो है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ध्यान रखती है। जो इसकी मेंबर कंट्रीज है उनका, समझ नहीं बात। ये ना बेसिकली इसकी मेंबर कंट्रीज है कितनी साहब, सब इसकी मेंबर कंट्रीज है 189 कंट्रीज। और इस बार के पेपर में अगर मैं बोलूं तो ये क्वेश्चन आया था। बच्चा बोलता है कि सर मैंने आपकी मैराथन देखी थी, उसमें ये पढ़ा था, तो ये बस मैंने सॉल्व कर लिया। बोले, मैं बोले यार बहुत खुशी हुई है सुन के। तो बोले इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, 189। मतलब 189 कंट्रीज की मिलके एक बॉडी बनाई गई है, मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, समझ में आई बात, जिसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। समझ में आई बात। और ये क्यों बनाई गई है, इसके क्या कारण है, वो एम्स वगैरह देखो नीचे दिए हुए एक एक करके, यहां नहीं पढ़ाता हूं मैं, नीचे पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, फिर इसका एम वगैरह भी हम पढ़ेंगे। Created in 1945, the IMF is governed and accountable to the 189 countries that make up near to its global membership। भाई साहब ये जो आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो आईएमएफ है, ये बेसिकली 1945 में बनी थी। कब बनी थी, वे बैक 1945 में बनी थी। और ये बेसिकली गवर्न करती है और अकाउंटेबल है। इसकी जो मेंबर 189 कंट्रीज है, यानी अगर मैं बोलूं तो भाई पूरा वर्ल्ड ही ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। कुछ छोटी मोटी कंट्रीज जो है वो कवर्ड नहीं है। अराउंड 189 कंट्रीज इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, कवर्ड है। उसके बाद बचती कुछ नहीं है, बहुत छोटी मोटी कंट्रीज बचती है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो पूरा वर्ल्ड इसका क्या है, पूरी वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज है, ऑलमोस्ट, फुल नहीं, ऑलमोस्ट इसकी क्या है, मेंबर्स है। ठीक है, तो ये जो आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी 189 कंट्री जो इसकी मेंबर है उसको अकाउंटेबल है। ठीक है, तो द आईएमएफ प्राइमरी पर्पस इज टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम। मतलब बेसिकली इसका प्राइमरी पर्पस है कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम है, पेमेंट से रिलेटेड चीजें है, मॉनिटरी मनी से रिलेटेड चीजें है, इन सब का क्या रखे, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी से रिलेटेड चीजें है, समझ में आई बात, इन सब का क्या रखे, ध्यान रखे, और इनकी स्टेबिलिटी क्या करके रखे, मेंटेन करके रखे। यानी जो इसकी बेसिक मेंबर कंट्रीज है, बेसिकली जो इसकी मेंबर कंट्रीज है, उन कंट्रीज की फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी, उन कंट्रीज की इंटरनेशनल पेमेंट्स, ये सबको ये क्या करती है, प्रॉपरली मेंटेन करती है, स्टेबल करके रखती है। तो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इंटरनेशनल पेमेंट्स दैट अनेबल कंट्रीज एंड देयर सिटीजन टू ट्रांजैक्ट विद ईच अदर। देखो बोलने का मतलब क्या हो गया, एक्सक्यूज मी, ये मॉनिटरी सिस्टम का ध्यान रखती है। तो बेसिकली जो इसकी मेंबर कंट्रीज है, उसके जो सिटीजन्स है, उसके जो लोग है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्री की, वो कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन, वो कंट्रीज के लोग, सिटीजन्स आपस में ईच अदर, एक साथ आपस में क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सके। ये चीजों का ये बिल्कुल क्या रखती है, ध्यान रखती है। मतलब ऐसा ना हो जाए कि एकदम डॉलर बढ़ जाए, या एकदम रुपया गिर जाए, या एकदम रुपया बढ़ जाए डॉलर गिर जाए। या और कोई कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो उनके
फॉरेन करेंसीज क्या हो गए, उनके फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या हो गए, बहुत ना ज्यादा बढ़ जाए और ना ज्यादा कम हो जाए। वो ऐसा ना हो कि बढ़ते जाए गिरते जाए ना, स्टेबिलिटी उसके अंदर मेंटेन करने का काम करती है कौन, आईएमएफ करती है। और टाइम टू टाइम अगर मैं बताऊं ना आपको, तो जिसकी मेंबर कंट्रीज है उनको अगर जब जब फंड की जरूरत पड़ती है तब तब ये सबसे पहले आके वहां पे खड़ी रहती है, उनकी क्या करने की, हेल्प करने के लिए। समझ में आई बात? यानी जब कोई नहीं खड़ा रहेगा तो ये आईएमएफ वो कंट्रीज के साथ जो बेसिकली इसकी क्या है, मेंबर कंट्रीज है, उनकी क्या है, करती है, हेल्प करती है, और उनके लिए क्या करती है, खड़ी रहती है। तो बेसिकली ये फंड है। समझ में आई बात? ये एक फंड बनाया गया जो इनकी मेंबर कंट्रीज को हेल्प करेगा। द फंड्स मैंडेट वाज अपडेटेड इन 2012 टू इंक्लूड ऑल मैक्रो एंड फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज दैट बेयर ऑन ग्लोबल स्टेबिलिटी। मतलब देखो, अगर ध्यान से मैं बोलूं ना, तो ये बेसिकली ग्लोबल स्टेबिलिटी बनाने के लिए ही ये आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करी गई है, बनाई गई है। हम लोगों को कोर्स में कोई इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके पर्पजेस और इसके पॉइंट्स। बच्चा मेरे को पूछता है कि सर इसके पर्पजेस वगैरह इतने ज्यादा हमको रट्टा मार के जाना पड़ेगा, या इतने ज्यादा पर्पजेस के डीप में जाके समझना पड़ेगा? पहले समझा दे रहा हूं वापस से, बार बार मैं बोल चुका हूं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे भाई हम। करंट अफेयर्स का मतलब हो क्या होता है कि जो दुनिया में चीजें आज चल रही है उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में जस्ट हमको पता होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम हम इसके अंदर ही घुस गए, आईएमएफ के बारे में पूरा अंदर अंदर तो जा जाके पढ़ रहे। नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ो, बट उससे इतने डीप में एमसीक्यू नहीं पूछने वाले। अरे गेटिंग माय पॉइंट? बस इसमें जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया 189 कंट्रीज वाला, सिर्फ क्वेश्चन पूछ लिया कि इसकी कितनी कंट्रीज मेंबर है, तो ओनली 189 कंट्रीज है। हो सकता है इस बार पूछ लिया हेडक्वार्टर्स कौन है, कहाँ है, तो वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है। तो इस तरीके के पॉइंट्स याद रखने। अच्छा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड 24 डायरेक्टर्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्री। यानी बेसिकली इसकी मेंबर जो है वो 189 कंट्रीज है, और जो 189 कंट्रीज इसके मेंबर्स है उसके अंदर से कुछ 24 डायरेक्टर्स क्या करे गए, बनाए गए। कुछ 24 डायरेक्टर्स जो क्या करते हैं, सिंगल कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि इंडिया का हो सकता है एक डायरेक्टर हो, या 4-5 कंट्री का मिला के जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है उनका बिहाफ में क्या हो, एक वहां पे डायरेक्टर हो। क्योंकि बट ऑब्वियसली बात है ग्रुप ऑफ कंट्रीज की ज्यादा डायरेक्टर्स होंगे, क्योंकि 189 कंट्रीज है, 189 डायरेक्टर्स तो बना नहीं सकते। तो बेसिकली इसके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रहते हैं, जो लोग इसके अंदर एक्चुअली में काम करते हैं, जो इसके मेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, वो लोग कितने हैं, 24 है। आर गेटिंग माय पॉइंट? पेपर में ये चीज पूछ सकते हैं। 189 कंट्री मेंबर्स है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, 24 इसके क्या है, डायरेक्टर है। और सबसे बड़े उधारचंद यानी लार्जेस्ट बोरोवर जो है, मतलब लार्जेस्ट बोरोवर जो सबसे ज्यादा आईएमएफ से क्या लिए है, पैसा लिए है। जब जब फंड की जरूरत पड़ती है तो आईएमएफ क्या करता है, अपनी मेंबर कंट्रीज को फाइनेंस करता है। समझ में आई बात? ताकि वो कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या हो, बनी रहे। समझ में आई बात? ये भी उसका एक मेन क्या है, पर्पज है। तो अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस और इजिप्ट, वापस से बोल रहा हूं, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस और इजिप्ट इसकी क्या है, मेंबर कंट्रीज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी, लार्जेस्ट बोरोवर्स है। लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन्स जो दिए गए हैं मैक्सिको, कोलंबो और मोरक्को को। समझ में आई बात? जो लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन दिए गए वो किसको दिए गए, मैक्सिको, कोलंबो और मोरक्को को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पॉइंट्स आपको जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है। प्राइमरी एम्स ऑफ IMF2, क्या मेन प्राइमरी एम्स है मैंने शॉर्टलिस्ट करके दिए, यानी मैंने ऐसे मॉड्यूल ने दिए। प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन बना रहे, एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री का मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी मामलों में क्या रहे, कॉर्पोरेशन बना रहे, उसको प्रमोट करती है। फैसिलिटेट एक्सपांशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आज अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो उसको सोचने की जरूरत ना पड़े, तो बेसिकली IMF उसको बैकबोन की तरह सपोर्ट करता है, ताकि हम क्या कर सके, इजीली वो इंटरनेशनल ट्रेड को क्या कर सके, एक्सपांड कर सके। हम भी एक्सपोर्ट कर पाए, हम भी इंपोर्ट कर पाए, वो भी एक्सपोर्ट कर पाए, वो भी इंपोर्ट कर पाए, हमारी कंट्री का माल वो यूज करे, उनकी कंट्री का हम यूज करें। तो बेसिकली एक्सपांड करता है, एक्सपांशन करता है किसको, इंटरनेशनल ट्रेड को, और बैलेंस बना के रखता है। प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी होती है, जो फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स होते हैं बेसिकली, उसके अंदर ये स्टेबिलिटी क्या करता है, बनाए रखता है। असिस्ट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, मल्टीलैटरल पेमेंट ऑफ सिस्टम में ये क्या करता है, असिस्ट करता है। यानी भाई साहब किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेंबर कंट्रीज इसकी आपस में जब ट्रेड कर रहे हैं या कामकाज कर रहे हैं तो वो क्या कर सके, पेमेंट कर सके। तो मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट को क्या करता है, ये स्टैब्लिश करके देता है। मेक रिसोर्स अवेलेबल विद एडिक्वेट सेफगार्ड टू मेंबर एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। देखो समटाइम्स कैसा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लो एक मिनट मेरी बात। ये समझ लो हमारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये आपने
शायद नहीं पढ़े हो या सीबीएसई वालों ने हो सकता है जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रखे हो, मैं शॉर्ट में एक समझाता हूँ, हमको डिटेल में तो है नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली मतलब होता है कितना फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आ रहा है और कितना फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में हमको क्या करना पड़ रहा है, पेमेंट करना पड़ रहा है। यानी सपोज को अगर मैं बात करूँ कि हमारी कंट्री जितना एक्सपोर्ट कर रही है या एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है, फॉरेन से इंडिया में करेंसी आ रही है। और हम लोग जो भी इंपोर्ट्स करते हैं ना, बाहर से माल परचेस करते हैं, या हम बाहर जब जाते हैं घूमने वगैरह जाते हैं, तो गवर्नमेंट से हम क्या लेके जाते हैं, फॉरेन करेंसीज लेके जाते हैं। तो बेसिकली हमारी करेंसी, फॉरेन करेंसी हम क्या कर रहे हैं, वहां पे पेमेंट कर रहे हैं। तो एक प्रकार से अगर सादी भाषा में बोलूं तो ये क्या हो गया, कैश अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट मतलब कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। तो समटाइम्स क्या हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो कंट्रीज है वो उनके पास जो फॉरेन करेंसी आती है वो कम आती है क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स कम है, बट जो उनके पेमेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज उनकी इंपोर्ट्स क्या है, काफी ज्यादा है। तो उनके पास दिक्कत ये आ खड़ी होती है कि मेरे पास आए तो $1000 इस साल, बट मेरे को देना पड़ रहा है $1200। आए 1000 बट देना पड़ रहा है $1200, तो $200 मैं कहां से लाऊं। तो उस चीज को दूर करने के लिए वहां पे है कंट्रीज की हेल्प, जो उसकी मेंबर कंट्रीज है उसकी हेल्प, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज में आती है, जो डिफिशिएंट उसमें पड़ता है, उसके लिए हेल्प कौन करता है, एक्चुअली में ये IMF करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो फटाफट एक बार रिवीजन मारेंगे। कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर है, फर्स्ट कितनी कंट्रीज मेंबर है सर, 189 कंट्रीज। कहां पे ऑफिस है सर इसका, हेड ऑफिस सर वॉशिंगटन डीसी में। कितने इसके मेंबर डायरेक्टर्स है सर, 24 डायरेक्टर्स। हो सकता है सर वो 24 डायरेक्टर ईच कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो या ग्रुप ऑफ कंट्रीज को क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। सर सबसे बड़े उदाहरण, लार्जेस्ट बोरोवर सर अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस, इजिप्ट। वापस से सर क्या क्या इसके लार्जेस्ट बोरोवर, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस और इजिप्ट। क्लियर। मोरक्को, कोलंबिया और मैक्सिको कौन है इसके, MCM कौन है, प्रिकॉशनरी लोन वाले लोग हैं। समझ में आई बात। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा इनने लोन ही नहीं दिया किसी को, इनको ही लोन दिया है बट लार्जेस्ट बोरोवर ये लोग हैं। अब IMF कुछ न्यूज में रहा था जिसने बहुत बढ़िया बात हमारे इंडिया के लिए करी थी, है ना, अच्छी बात करी थी। IMF रिकवरी फॉर इंडिया इन 2021। IMF ने कुछ प्रिडिक्ट करा था। क्या प्रिडिक्ट करा था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड विच शार्पली कट्स इंडियाज ग्रोथ रेट, उसने इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत शार्पली क्या कर दिया था, कट कर दिया था, कम बताया था। हैज प्रोजेक्टेड अ रिकवरी इन 2021 एज पर द स्टेटमेंट ऑफ IMF चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। बहुत बड़ी चीफ गीता गोपीनाथ, गर्व की बात है, समझ ही गए होंगे क्यों, इंडिया की है ना। तो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन, गीता गोपीनाथ, ड्यूरिंग द न्यूज कॉन्फ्रेंस इन दावोस फॉर द रिलीज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दावोस में जो उनका हुआ था, अपडेट ऑन 20 जनवरी 2020, द रिकवरी इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम द मॉनिटरी स्टिमुलस that has been put in the system and some of it from the corporate tax cut. India's growth rate is expected to shoot up, from the estimate of 4.8% to 5.8%. That means 1% से, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं परिग्रह, समझाता हूँ आसान भाषा में। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट मतलब कंपनीज का जो टैक्स रेट है उसको काफी कम करा है। समझ में आई बात, मतलब 15% कर दिया है और कुछ सेक्टर में 22% कर दिया है। तो मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या करा है, टैक्स रेट को मतलब कॉर्पोरेट टैक्स रेट को खासकर क्या किया है, कम किया है। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करने की वजह से इंडस्ट्रीज क्या होती है, काफी अट्रैक्ट होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट उनने ये एस्टिमेशन लगाया था कि बेसिकली इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होगा, बढ़ेगा अच्छा खासा। दैट मींस 1% से वो ग्रोथ है, बहुत बड़ी बात है ना। 2021 में क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मींस कितना हो जाएगा, बोले 5.8%। वो अलग बात है कि अभी कांड हो गया, वो अलग चीज होगी। कौन सा कांड, कोविड का, वो अलग बात होगी। दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैटर, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, एस्टिमेट किया था। तो एक बार हम पूछ सकते हैं कि हु इज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। सर कौन है, मेरे को भी नहीं मालूम सर। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ जी, समझ में आई बात, वो है। कितना एस्टिमेट किया था सर, 5.8%। ओके, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कितने परसेंट से बढ़ने का एस्टिमेशन किया था, इंक्रीज कितने परसेंट से, 1% से। दैट्स गुड। IMF वर्ल्ड्स ग्रोथ वांट्स प्रिकॉशियस 2020। भाई IMF ने वर्ल्ड की ग्रोथ का प्रिकॉशियस 2020 मतलब कॉशन क्या कर दिया था, इशू कर दिया था फॉर 2020 ग्रोथ। क्या बोला था, IMF कॉशन देयर आर एन अबंडेंस ऑफ पोटेंशियल ट्रिगर्स for the situation to turn negatively quickly, including the possibility of more US tariff on China or European auto, as well as no deals of Brexit and the higher level debt of in many countries. बेसिकली जो US का टैरिफ जो बढ़ाया था US ने, किसके लिए, चाइना के और यूरोपियन ऑटोज के लिए। तो बेसिकली उसकी वजह से
बेसिकली आईएमएफ ने किया था कि वर्ल्ड का जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है इन 2020। बट अगर मैं बताऊँ तो वर्ल्ड का ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली, ये तो पहले की बात हो गई, ये तो पहले की न्यूज़ हो गई, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ तो 2020 का जो ग्रोथ रेट है वो तो हर कंट्रीज का क्या हो गया है, काफ़ी घुस गया है। तो ये न्यूज़ एक्चुअली में अब देखा जाए ना तो कुछ काम की वैसे भी नहीं है, बिकॉज 2020 में एक नई चीज़ आ गई है जो दैट इज कोविड, एंड कोविड ने सारी कंट्रीज को क्या किया, सारी कंट्रीज के ग्रोथ रेट को क्या किया है, हैमर किया है। क्या बोलता है आगे, ग्लोबल ट्रेड टेंशन कंटिन्यूज बिकॉज चाइना और यूएस में तो टेंशन चली रही है काफी टाइम से, वी ऑल नो दैट। तो ग्लोबल ट्रेड टेंशन एंड continued uncertainty are sharpening the strength of world economy which faces a precautious 2020. The International Monetary Fund warned in July 2019. कब वार्न किया था उसने, जुलाई 2019 में, कि भाई प्रिकॉशियस हो सकता है 2019, बट किसी को ये नहीं मालूम था कि प्रिकॉशियस यूएस चाइना की वजह से तो नहीं, बट कोविड के चक्कर में प्रिकॉशियस ग्रोथ हो जाएंगी, प्रिकॉशियस हो जाएगा 2020, क्योंकि ग्रोथ रेट एकदम से क्या हो जाएंगी, कम। बट स्टिल आईएमएफ ने क्या किया था, ये प्रेडिक्ट किया था, बट नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, समझ में बात, बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। Trade conflicts are undercutting investment and the IMF urged countries not to use tariffs in place of negotiation. Tariff अगर यूज करने को नहीं बोली थी negotiation में. It is quarterly update World Economic Outlook. IMF trimmed the global forecast issue April by 0.1 this year, next year 3.2 and 3.5%. But basically वो अब ये सब बातों का मतलब ही नहीं रहा सर, ये पढ़ना है क्या, कोई नीड ही नहीं है इसको सर, क्यों, अरे यार पास समझो ना, ये पॉइंट अब काम की नहीं रहे, वैसे भी ये न्यूज ही काम की नहीं है, दिस इज नॉट अ करंट अफेयर, दिस इज अपडेटेड अफेयर्स। क्यों, क्योंकि 2020 में क्या हो गया बेसिकली, ये जो खासकर ये जो एक पैराग्राफ है इसको मैं बोलूंगा इग्नोर इट, बट इतना भी याद रख लिया कि प्रिकॉशियस 2020 बोला था, जो किसने बोला था, आईएमएफ ने बोला था, दैट्स इट, ये एक न्यूज थी, दीज आर न्यूज, ये न्यूज़पेपर की कटिंग से बेसिकली और कुछ नहीं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते जाओ, अपने को मालूम पड़ती जाएंगी, समझ नहीं बात, दीज आर न्यूज़पेपर की कटिंग्स। खैर, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको पता होना जरूरी है, न्यूज तो हम पढ़ते ही है ना, वो भी हम न्यूज पढ़ेंगे जहां जहां इंपॉर्टेंट बट रिलेवेंट वाली। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, समझ में बात, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की एक एसोसिएशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया एशियन, समझ में बात, जिसका नाम क्या रखा गया, एशियन। तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और एशियन was established on 8th of August 1967 in Bangkok, Thailand. बैंकॉक थाईलैंड में 1967 में ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई थी, बनी थी, विद द साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन जिसको नाम दिया गया एशियन डिक्लेरेशन, बाय द फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ एशियन, नेमली, अच्छा स्टार्टिंग में जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थे बेसिकली वो उसकी फाउंडिंग कंट्रीज थी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, समझ में बात, उनने अपनी क्या बनाई थी, एसोसिएशन। बेसिकली क्या होता है ना, आपको मैं समझाता हूँ, इसके बाद में और एसोसिएशन हम पढ़ेंगे। तो ये एसोसिएशन किस क्यों बनाई जाती है, क्योंकि आपस में हमारी कंट्री की जो ट्रेड है, या हमारी कंट्री के साथ उनकी कंट्री की जो ट्रेड है वो काफ़ी आसान हो जाए, हमारे लोग वहाँ पे जाके इजीली स्टडी कर पाए, या वो लोग हमारी कंट्रीज में आके क्या कर पाए, इजीली स्टडी कर पाए, समझ में आई बात, हम हमारी टेक्नोलॉजी, हम हमारा कल्चर उनके साथ शेयर करें, वो अपना कल्चर अपने टेक्नोलॉजी हमारे साथ क्या करे, शेयर करे। तो बेसिकली इसके लिए ये क्या बनाई जाती है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ये एसोसिएशंस बनाई जाती है। तो इसको एकदम दिमाग में मत ले लेना कि सर ये बहुत हार्ड है, कुछ है नहीं, बिकॉज दीज आर ओनली एसोसिएशन, जैसे एसोसिएशन बाकी बनती है, समझ में आई बात। छोटी सी एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग अपने ग्रुप्स बना के रखते हो स्कूल कॉलेजेस में, है ना, फिर आप लोग थोड़ा बाहर जाते हो तो बाहर अलग अलग स्कूल वालों के साथ, कॉलेजेस वालों के साथ ग्रुप बनाते हो। तो वैसे सेम कुछ कंट्रीज मिलके आपस में क्या बनाती है, ये ग्रुप बनाती है, दीज आर कॉल्ड एज एसोसिएशन, ताकि आपस में कामकाज इजी हो जाए, कम्युनिकेशन इजी हो जाए, ट्रेड इजी हो जाए, कल्चर इजी हो जाए, आपस में कल्चर एक्सचेंज हो, हमारी कंट्रीज की बेनिफिट उनको मिले, उनकी कंट्रीज की बेनिफिट हमको मिले, वो सारी चीजें। तो बेसिकली ये जो बना था एशियन कंट्रीज, दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, यहाँ से बना था। दी करंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इंक्लूड मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनई। अब देखो ये क्या है भाई, बना तो ये 5 कंट्रीज के बीच में था, ठीक है, बाद में धीरे धीरे फिर इसमें कौन इंक्लूड हो गया, कंबोडिया इंक्लूड हो गया, लाओस इंक्लूड हो गया, म्यांमार इंक्लूड हो गया, वियतनाम इंक्लूड हो गया, ब्रुनई इंक्लूड हो गया, ठीक है, वो भी इसकी अब क्या बन चुकी है, मेंबर कंट्रीज बन चुकी है। गलत फहमी में मत पाल के रखना, एशियन कंट्रीज में हमारी इंडिया भी है, ऐसी गलती मत रखना। एशियन का फुल फॉर्म इज व्हाट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, समझ में, बस साउथ ईस्ट के जो एशियन नेशंस है उनकी ये बात कर रहे हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अरे गेटिंग माय पॉइंट, नहीं तो पेपर में आ गया क्वेश्चन पूछ लिए, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हाँ एशिया कंट्री, एशियन है भाई, एशिया एशिया, अरे नालायक, एशियन कंट्रीज का फुल फॉर्म इज साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। Are you getting my point? तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर, क्लियर।
ब्रुनाई दारुसलाम ज्वाइंट ऑन 7 जनवरी 1984। ब्रुनाई जो इतनी तारीख को ज्वाइन हुआ था। लाओस जो ज्वाइन हुआ था 1977 में ज्वाइन हुआ था। कंबोडिया 1999 में। सर ये याद रखना है कि पगला गए हो क्या? पगला गए हो क्या? ये थोड़ी ना करंट अफेयर्स पढ़ रहे भाई, हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ रहे कि जो डेट्स याद रखेंगे कब कौन सी कंट्री ज्वाइन हुई थी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं सर, हमको तो रखना है, रखो, नीड नहीं है। अरे जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं करंट अफेयर्स का भी, अभी इस बार पेपर आया जो करंट अफेयर्स का, उस देख के समझ में आ गया कि वो आपको ये ऐसी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, करंट में कोई चीज चल रही है तो उससे रिलेटेड डेटा वो आपसे एक्सपेक्ट जरूर कर लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा जब जहां जहां आएगा। लेकिन जैसे फाउंडिंग टाइम उनका पूछ लेंगे, जैसे हो सकता है कि आपको पूछ ले कि IMF कब फाउंड हुआ था, या साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कब फाउंड हुए थे, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये 1967 अगस्त में क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था। बस एम एंड पर्पस क्या है इस एशियन कंट्रीज का, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुन लो ये बात। एज सेट आउट इन द एशियन डिक्लेरेशन, द एम्स एंड पर्पसेस ऑफ एशियन आर to accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavors in the spirit of equality, partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian nation। भाई आपस में मिलजुल के रहेंगे, हमारी मिलजुल के कामकाज करेंगे तो प्रॉस्परस और पीसफुल कम्युनिटी क्या होंगी, डेवलप होंगी। गेटिंग माई पॉइंट। और सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब देखो ये से ऑर्गेनाइजेशन ओनली इकोनॉमिक मोटिव से नहीं बनाई जाती है, आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे सोशल मोटिव भी यहाँ पे रहता है, कल्चरल डेवलपमेंट भी यहाँ का क्या रहता है, मोटिव रहता है। कई बार कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जो आपस में एक्सचेंज होते हैं, यहाँ की कंट्री के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ की कंट्री के लोग यहाँ आते हैं, है ना। सोशल प्रोग्रेस, ये भी चीजों को ध्यान दिया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इनका तो ध्यान दिया ही जाता है। मेन पर्पज इज इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ। Are you getting my point? It is not only economic growth. हाँ, main purpose is what? Economic growth. To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in relationship among the countries region, adherence to the principle of United Nations Charter। मतलब बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसको ध्यान में रखते हुए ये कंट्रीज आपस में पीस और स्टेबिलिटी क्या करती है, डेवलप करती है ना। और रूल ऑफ लॉ, इनकी आपस की कंट्रीज के आपस में एक दूसरे की कंट्री का जो भी रूल ऑफ लॉ है, जो भी कल्चर है रीजन का, वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन, देखो ये सब तो फालतू की बातें हैं, मेन बात जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ और कल्चरल डेवलपमेंट है। फिर उसके अलावा कोलैबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस को क्या करना, बढ़ाना, टेक्निकल सपोर्ट, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड का सपोर्ट। यानी आपकी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो वहाँ की टेक्नोलॉजी हमारी यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे, वो हमारी यूज़ करेंगे, कुछ साइंटिस्ट उनके हमारे यहाँ पे आएंगे, कुछ उनके यहाँ पे जाएंगे। तो बेसिकली ये एक दूसरी कंट्रीज को क्या करने के लिए, सपोर्ट के लिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में हो, चाहे सोशल के हो, चाहे कल्चरल के हो, चाहे साइंटिफिक के हो, चाहे तुम्हारे इकोनॉमिक हो। टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पीयर्स। बट ऑब्वियस ही बात है, उनकी कंट्री में एजुकेशन ज़्यादा अच्छा है तो अपनी हमारी कंट्री के लोगों को वहाँ पे वो एजुकेशन क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे, है ना। हमारी कंट्री में साइंटिफिक चीज़ें अच्छी है तो हम उनको उसकी हेल्प करेंगे। तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हम आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। समझ में आई बात? मतलब बेसिकली हम जो मेंबर कंट्रीज है वो इस तरीके से रहने की कोशिश करते हैं कि वी आर एक फैमिली, है ना। हम क्या है, एक प्रकार से ये हम क्या है, यहाँ पे फैमिली है इतनी आपस में, और आपस में ट्रेड करना, आपस में कल्चर एक्सचेंज करना, ये सब हमारा क्या है, काम है, बिकॉज वी आर पड़ोसीज, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, खैर एक्सक्यूज मी। To collaborate more effectively for the greater utilization of agriculture, industrial and expansion of trade, including the study of problems of international commodity trade, improvement of transportation, communication facility, living of standards people की बढ़ाना, communication आपस में डेवलप करना, living standard of living increase करना, है ना, transportation को importance देना, transportation create करना, ये these are the main purpose of this countries। समझ में आई बात? आप समझ ही गए होंगे, कोई खास चीज़ें है नहीं। हाँ, एक चीज़ आपको समझ में आने के लिए अच्छी चीज़ है कि प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़। अब मैं आपको बताऊँ ना, इसी से मलेशिया की बात कर दूँ मैं। अब मैं सिंगापुर गया था बीच में, तो मैं मलेशिया और सिंगापुर इज़ लाइक यार, मतलब मलेशिया के कई लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, सिंगापुर में, और इजीली वो कहाँ पे रह रहे हैं, सिंगापुर में। और इवन मैं आपको बताऊँ, 2 कंट्रीज है ये, और इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब आपस में है लोगों का, या ये कंट्रीज का, कि यहाँ के लोग मतलब इतनी कम दूरी पे, डिस्टेंस पे भी है कि कई लोग तो मॉर्निंग में मलेशिया से आते हैं सिंगापुर, और इवनिंग में अपने काम और जॉब करके वहाँ से जाते हैं, बिकॉज इट इज़ जस्ट ओनली 1 and 2 hours का डिस्टेंस। यस सर, आई एम नॉट जोकिंग, है ना। ये मैंने खुद वहाँ पे जाके सुना है, मैं खुद शौक था कि भाई 2 कंट्रीज है, हम लोग तो जस्ट लाइक यहाँ से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो बस सेम वहाँ पे ऐसा होता है।
तो बेसिकली आपस में क्या प्रमोट करते हैं, ट्रेड, सोशल मैटर्स, सब क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। खैर बस इतना ही पॉइंट इसमें याद रखना है। अब एशियन कंट्रीज के बारे में एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है, इसकी फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, वापस से रिवाइज करेंगे। कौन कौन सी फाउंडिंग कंट्रीज है, सब इंडोनेशिया बोलेंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। कौन कौन सी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बाद में फिर ब्रुनाई जुड़ी, लाओस जुड़ा है ना, वियतनाम जुड़ा, म्यांमार जुड़ा, वो बाद में हुआ है। क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कब बना था, 1967 में। ओहो ओके, एशियन न्यूज में था भाई। अभी मोदी जी के वजह से एक न्यूज आई थी, बताता हूँ वो भी न्यूज, वो भी शेयर करेंगे। द 35 समिट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड द रिलेटेड समिट्स वेर हेल्ड इन बैंकॉक, थाईलैंड from 1st November to 4th November 2019. Thailand holds the rotating chair of ASEAN 19. The theme of summit was advancing partnership for sustainability. The next Asian summit is to be conducted in Vietnam. Advancing पार्टनरशिप जो है उसको बढ़ाने के लिए ये सब था, वियतनाम में होने वाली है 2020 में, ऐसा था। बेसिकली जो इंडिया और एशियन समिट हुई थी, सर ये थोड़ा सा इसमें गलत मत समझ लेना, इंडिया इज अ डिफरेंट कंट्री, एशियन मतलब वो जो अलग अलग 8-10 कंट्रीज है वो अलग होगी, वो कंट्रीज मतलब उनकी ग्रुप ऑफ कंट्रीज प्लस इंडिया, इनका आपस में समिट हुआ था। समझ में बात, इनकी आपस में क्या हुई थी, अलग से बैंकॉक में समिट हुई थी, दैट इज ऑन 3rd नवंबर। समझ में बात, 3rd नवंबर, तो इसको नाम दिया गया इंडिया एशियन समिट। तो वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था, श्री नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सप्रेस हिज कमिटमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप थ्रू स्ट्रॉन्गर सरफेस, मैरीटाइम, एयर कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिंक। भाई नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया, बोले हम अब अपनी एशियन कंट्रीज, जितनी भी एशियन कंट्रीज है, एशियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, उनके साथ इंडिया की हम क्या मजबूत करेंगे, पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे। किसके थ्रू, सरफेस के थ्रू, रोड्स वगैरह के थ्रू जो होने वाला है, मैरीटाइम्स के थ्रू मतलब पानी के थ्रू, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ डिजिटल लिंक्स के थ्रू भी हम अपनी पार्टनरशिप को और ज्यादा क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। मतलब बेसिकली 4 फील्ड्स में, 4 सेक्टर्स में ज्यादा काम होंगे ये कंट्रीज के बीच में, इन दैट मींस एशियन कंट्रीज प्लस इंडिया। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन कंट्रीज, बट इंडिया प्लस एशियन कंट्रीज, इनके बीच में एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया एशियन समिट, तो उसमें ये नरेंद्र मोदी जी ने क्या किए थे, ऐलान, नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किए थे। इंडिया वेलकम द रिसेंट डिसीजन टू रिव्यू एशियन इंडिया FTA। नरेंद्र मोदी जी ने जो FTA होने वाला है उनका, उसके बीच में उसको वेलकम किया है। कुछ खास पॉइंट नहीं, इग्नोर पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया एक्सप्रेसेस डिजायर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप इन एरिया ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, हम डिस्कस कर चुके हैं ना, पानी की जो सिक्योरिटी बेसिकली हम बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी और ह्यूमैनिटेरियन एड। बोथ sides agrees to continue implementation in Delhi Declaration as the outcome of Asian Indian Community Summit to mark 25th anniversary of Asian India dialogue relationship in 2018 to further strengthen India स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन कमिंग ईयर। डोंट कंफ्यूज, ये न्यूज रट्टाबाजी मत लगाते बैठना, सिर्फ इतना भी याद रख लिए, बस इतना ही काम का इसके अंदर से पॉइंट कि सर मोदी जी ने बोले थे कि 4 एरियाज में हम अपनी पार्टनरशिप को क्या करेंगे, काफी स्ट्रॉन्ग करेंगे, दैट इज मैरीटाइम, सरफेस, रोड, हवा, पानी और डिजिटल लिंक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सरफेस, एयर, मैरीटाइम दैट मीन्स पानी, वाटर और डिजिटल लिंक, एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम और क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि इंडिया एशियन समिट कब हुआ था, ये पूछ सकते हैं, एक पॉइंट ये याद रखना पड़ेगा। और कौन सा हुआ था वो, हर साल जो होता है उस तरीके से 16 इंडिया एशियन समिट हुआ था, ये समझ में बात। इन 3rd नवंबर 2019 कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक में। तो ये एक लाइन याद रखनी है, नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किए थे वो एक याद रखना है, बिकॉज दीज आर पेपर की कटिंग्स। पेपर की कटिंग आई थी तुम्हारे, मतलब हमारे मॉड्यूल में छाप दिया इसको। अब पेपर की कटिंग में भी जो न्यूज आती है, वो न्यूज में भी हर पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं रीड इसलिए कर दे रहा हूँ कि कुछ में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख जाए तो आपको मैं क्या कर सकूँ, वो बता सकूँ। 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट, द अवार्डिंग सेरेमनी ऑफ 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट वॉज हेल्ड ऑन 19th July 2019 इन वियतनाम लाओ PDR एट द गाला डिनर ऑफ 11th एशियन मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन यूथ का वीडियो कॉन्टेस्ट हुआ था, उसके बारे में दिया है। नॉट रिलेवेंट न्यूज फॉर अस, ठीक है, नॉट रिलेवेंट। जहां मैं बोल दूं कि ये 2-3 लाइन काम की नहीं है, इग्नोर दैट। पढ़ना है एक बार रीड कर लो, पढ़ लो, कुछ है नहीं उसके अंदर। उसके अंदर पंचायत लिखी हुई है कि ये कंट्री थी, इसने ये बोला था, उसने वो बोला था, दैट्स इट। अब हमको जो इंटरनेशनल बॉडीज है बेसिकली उनके बारे में ब्रॉडर चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है। करंट अफेयर्स है भाई,
अगेन बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई आपके एग्जाम का कंटेंट नहीं है, ये पेपर की कटिंग से पेपर की न्यूज़ है, जो कटिंग्स में से जो न्यूज़ में से कुछ पॉइंट्स आपके लिए क्या रहते हैं, रिलेवेंट रहते हैं, और आने वाले टाइम में इतने टाइम्स में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आई है उसके अंदर की चीज़ें आप लोगों के लिए और ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स ये एक बढ़िया चीज़ है। ब्रिक्स इज ए इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ स्टेट्स, अच्छा ये फॉर्मल ग्रुप नहीं, इनफॉर्मल है, ऑफ स्टेट्स कंप्राइजिंग ऑफ रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, रशियन फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पीपल्स ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। सर फुल फॉर्म क्या हो गया सर? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, एस सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। समझ में बात? साउथ अफ्रीका। तो ये इन कंट्रीज ने आपस में अपना क्या बना रखा है, ग्रुप। जैसे अभी एशियन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने अपना ग्रुप बना रखा, तो हम लोगों ने अपना ब्रिक्स करके क्या करा, इनफॉर्मल ग्रुप बना रखा है। ब्राजील, रशिया, इंडिया उसका मेंबर है, चाइना मेंबर है और साउथ अफ्रीका उसका क्या है, मेंबर है। अब आपको वो भी समझ में आ गया होगा क्यों बनाया, आगे देखते हैं क्यों बनाया। ऑन 20 सितंबर 2006 दी फर्स्ट ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग वाज हेल्ड एट द प्रपोजल ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी के वजह ऑन दी मार्जिन ऑफ यूएन जनरल असेंबली सेशन इन न्यूयॉर्क। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, ब्राजील, चाइना एंड इंडियन डिफेंस मिनिस्टर टुक पार्ट इन दी मीटिंग एंड एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन एक्सपांडिंग मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन। मतलब बेसिकली आपस में इन कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन, मल्टीलेटरल कॉपरेशन क्या हो, बढ़े, इसके वजह से एक मीटिंग ली गई थी। समझ में आई? बस उस मीटिंग में वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे और इंडिया के क्या, अदर कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर थे और इंडिया के क्या थे, डिफेंस मिनिस्टर्स थे। ठीक है भाई। इन 2016 इंडिया बिकम द हेड ऑफ, ये पॉइंट याद रखने वाली बात है, हेड ऑफ द एसोसिएशन, मतलब ब्रिक्स का एसोसिएशन का इंडिया 2016 में क्या बना था, हेड। द क्यूमुलेशन ऑफ इट्स प्रेसिडेंसी फॉर द 8th समिट ऑफ ब्रिक विच वाज हेल्ड इन इंडियन स्टेट ऑफ गोवा ऑन 15 से 16। हाँ गोवा में हुई थी, ये याद रख सकते हैं कि ब्रिक्स की जो इंडियन समिट है वो कहाँ पे हुई थी, गोवा में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोवा गोवा गोवा। जहाँ जहाँ मार्क करके दे रहा हूँ ना, वो तो भाई लाइन्स याद रखनी। देखो पूरा इसमें हर लाइन में रट्टा नहीं मारना है, बस से बार बार वही बोल रहा हूँ, ठीक है। जो मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। इट्स मोटो वाज द फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव डिसीजन। द लीडर्स ऑफ 5 कंट्रीज साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ गोवा which express a coherent position on the issues related to development association critical issues। काफी क्रिटिकल इश्यूज और डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपस में डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्या किया गया, एक्सप्रेस किया गया अपना एक एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन क्या किया गया, एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, डिक्लेरेशन क्या किया गया, साइन। एट द समिट ऑफ गोवा द इश्यूज ऑफ एनर्जी, ट्रेड, banking cooperation, agriculture sector, space utilization and other common spaces, health, education, development of humanitarian context and tourism, the fight against poverty, social inequality were discussed। अब क्या क्या वहाँ पे बातें हुई थी भाई, तो वहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, वो समिट के अंदर एनर्जी से रिलेटेड, ट्रेड, बैंकिंग कॉपरेशन, एग्रीकल्चर, स्पेस यूटिलाइजेशन, अदर कॉमन स्पेसेस, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, समझ में बात, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड वहाँ पे क्या हुई थी बातें। और मेन पॉइंट इज पॉवर्टी, फाइट कैसे करेंगे पॉवर्टी के अगेंस्ट और इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, समझ में बात, इसको लेकर डिस्कशन हुआ था। और डिक्लेरेशन जो साइन हुआ था, सेक्रेटरी एग्रीमेंट हुआ था साइन, खास पॉइंट नहीं है, आर गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे एक ब्रिक्स प्रेसिडेंसी नाउ वाज ट्रांसफर टू चाइना, बाद में वो किसको ट्रांसफर होगी, चाइना को। द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट एज अ वन टू डिसिसिवली कन्फ्रंट ग्लोबल चैलेंजेस एंड करेक्टिव एक्शन मस्ट बिगिन विद द रिफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल ग्लोबल गवर्नेंस। दिस हैज बीन ऑन द ब्रिक्स एजेंडा सिंस इट्स इंसेप्शन। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोला था भाई कि ब्रिक्स का एजेंडा ये है कि जो ग्लोबल चैलेंजेस है उनको हम सब मिलके क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, फाइट करेंगे, लड़ेंगे, अरे गेटिंग माय पॉइंट, और ग्लोबल गवर्नेंस को हम बढ़ावा देंगे। ठीक है, ब्रिक्स न्यूज़ में था भाई। 11th ब्रिक्स समिट हुआ था 13-14 नवंबर 2019 में ब्राज़ील में हुआ था। द थीम ऑफ समिट वॉज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर। अच्छा अब देखो, अब धीरे धीरे ना समिट की जो हेडलाइंस है, टैगलाइंस है, वो क्या होती जाएंगी, हो रही है चेंज। 2016 में हमने देखे, 2006 में हमने देखे, अब आज की तारीख में इनोवेशंस को बहुत ज़्यादा क्या करा जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। आने वाला टाइम बेसिकली इनोवेशंस के ऊपर ही क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही क्या है, बेस्ड है। आने वाला जितना भी टाइम है बेसिकली वो सब किसके ऊपर ही बेस्ड होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। खैर, तो इंडियाज हाईलाइट एट द समिट, इंडिया ब्रिक्स ट्रेड अकाउंट फॉर जस्ट 15% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। अब यार सॉरी माय मिस्टेक, इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड अकाउंट्स फॉर ओनली फॉर 15% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। ये लाइन याद रखने वाली है कि भाई जो इंट्रा ट्रेड है, मतलब आपस में जो ब्रिक्स कंट्रीज है, एसोसिएशन बने होने के बाद भी, भले इनफॉर्मल है लेकिन उसके बावजूद भी कि जो आपस में ब्रिक्स कंट्रीज है उनका वर्ल्ड के ट्रेड, जो इतना भी वर्ल्ड का ट्रेड हो रहा है उसमें 15% ही क्या है, ट्रेड है।
समझ में बात, यानी इंट्रा ट्रेड अकाउंट्स फॉर जस्ट 15% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, इट नीड्स टू बी इंक्रीज। भाई 15% काफी कम है हमारा आपस में जितना भी वर्ल्ड का ट्रेड हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज है, तो हमारा जो आपस में ट्रेड हो रहा है वो जस्ट ओनली कितना हो रहा है, 15% हो रहा है। पेपर में पूछ सकते हैं, नीड टू बी इंक्रीज। इंडिया इनवाइटेड बिजनेस लीडर्स ऑफ द मेंबर्स नेशंस फॉर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इंडिया वाले तो मोदी जी भाई पहले ही इन्वाइट कर लेते हैं, वहाँ के लोग आ जाओ भाई, पैसा है लगाओ, इंडिया में आओ, पैसा लगा दो, हम लगाने की जगह दे रहे तुमको। बिजनेस लीडर्स को इन्वाइट किया उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मतलब मोदी जी का बहुत ज़्यादा ध्यान अभी किसके ऊपर ही था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर था। तो उन्होंने बोले आओ भाई आओ, पैसा लगाना है आओ लगाओ फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, हम तो इन्वाइट कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ के लीडर्स को, बिजनेस लीडर्स मतलब वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, वहाँ के बिजनेसमैन को। इंडिया प्रपोज टू होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स वाटर मिनिस्टर्स इन इंडिया। अच्छा, इंडिया ने एक और चीज प्रपोज की थी कि भाई हम फर्स्ट ब्रिक्स की वाटर मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है ना, जो वाटर मिनिस्टर्स है ब्रिक्स कंट्रीज के, उनकी मीटिंग कहाँ पे रखेंगे, इंडिया में। इंडिया हाईलाइटेड द मेनेस ऑफ टेररिज्म व्हिच वाज रिजल्टेड इन लॉस ऑफ $1 ट्रिलियन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। हाँ, अब मोदी जी जब भी जहाँ पे भी जा रहे हैं वो टेररिज्म का पॉइंट बिल्कुल उठा रहे हैं, और एकदम बेबाक, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड रहता है कि बेबाक तरीके से उठा रहे हैं, मतलब कोई डर नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल वो उठा रहे हैं और बिल्कुल सही चीज़ है ये। बोले यार ये जो टेररिज्म है इसके चक्कर में हमारी वर्ल्ड का $1 ट्रिलियन, भाई बहुत बड़ी बात हो गई, $1 ट्रिलियन है ना, छोड़ मतलब गिनते रहो तुम, जीरो गिनते रहो, इतना ज़्यादा क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिज्म सबका नुकसान हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इंडिया R27 डील विथ रशिया, एक लास्ट पॉइंट ये लेक्चर के लिए। इंडिया वाज साइंड अ डील वर्थ 1500 करोड़ टू बाय R27 एयर टू एयर मिसाइल्स फ्रॉम रशिया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डील is to boost the capabilities of Indian Air Force is beyond visual target. R27 air-to-air missiles will be equipped on the Su-30 MKI fighter jets. भाई अभी आपको मालूम ही ये बात तो है ना, 1500 करोड़ की हमने ये क्या करे वहाँ से परचेस करी मिसाइल्स, ताकि देखो मोदी जी का मेन ध्यान है कि भाई हमारी कंट्री का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो है ना, कि कोई भी कंट्री हमारे से लड़ने के पहले 4 बार सोच ले। तो उन्होंने वो मिसाइल्स कहाँ से ली है, रशिया से। R27 इज अ मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल विच वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय MiG Sukhoi फाइटर जेट्स। रशिया डेवलप्ड दिस मिसाइल टू एड द कैपेबिलिटी ऑफ Sukhoi MiG warfare एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स हैज साइंड 7,600 करोड़ डील इन the past 2 months. This deals will have to acquire types of equipment under emergency requirement. भाई इंडियन डिफेंस ने उसके साथ 7,600 करोड़ का और क्या किया, एग्रीमेंट साइन किया, जो इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट्स आती है, क्योंकि भरोसा नहीं चाइना के साथ जो सिचुएशन हमारी चल रही थी अभी भी चल रही है, तो उसमें कभी भी फाइट हो सकती है, तो इमरजेंसी में हमारे को रिक्वायरमेंट्स आ सकती है, तो वो टाइप के इक्विपमेंट्स जो हमारे पास रहे ताकि हम ऐसी सिचुएशन में भी लड़ पाए और कंट्री को बचा पाए, तो उसके रिगार्डिंग उनकी डील हो चुकी है। एयर टू एयर मिसाइल Russian firm Vampel and Ukrainian firm Artem manufacture this missile. Russian Air Force developed this missile 1990s। भाई फालतू की बातें थी, वो तब डेवलप किया था उनने, फिर वो कब स्टार्ट हुआ था, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, इतना पेपर में पूछ सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने जो साइन किया था वो किसके लिए किया था, तो R27 एयर टू एयर मिसाइल कहाँ से किया था, तो रशिया से किया था। ये 2 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है बस। इसके बाद 7 कंट्रीज है हमारी, वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है, मिलते हैं।